बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 172 मुलाहिज़ा फरमाएं। जरी की निगाह रुस्तम के कंधे पर पड़ी। लड़ाई के दौरान में जख्म कुछ और खुल गया था और सदरी खून से तर थी। हाय अल्लाह, तुमका बहुत खून बहता। वो कराई और गमज़दा नजरों से वास की तरफ देखने लगी। वास ने भी आगे बढ़कर रुस्तम का जख्म देखा, फिर वो छोटे मलक अरफा खान की तरफ गया और उससे कुछ बात की। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और दबी दबी खुशी के साथ बोला, चलो मेरे साथ। कहाँ? रुस्तम ने पूछा। मेरे घर। मैंने छोटे मलक से इजाजत ली है। तुम जख्मी हो, आंखों में तुम्हें आराम नहीं मिल सकेगा। तुम चंद दिन मेरे घर में रहोगे। लेकिन नासिर और उनकी फिक्र क्यों करते हो? मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात भी करा दूं। जरी भी खुश नजर आ रही थी। रुस्तम ने वास की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, चलो। उसके साथ ही इसने कदम बढ़ा दिए। वास ने इसे कंधे से थामा। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, ये बेड़ी तुम्हारे साथ रहेगी। उसने बर्फ पर पड़ी मनहूस बेड़ी की तरफ इशारा किया। एक मुहाफिज आगे बढ़ा। उसने बेड़ी को फिर से रुस्तम के जिस्म का हिस्सा बना दिया। रुस्तम अधेड़ उम्र वास के घर पहुंच गया। बस्ती की सिर्फ एक दहाई आबादी खूह के अंदर थी। बाकी रिहायशी खूह के बाहर पत्थर और लकड़ी के बने हुए मकानों में रहते थे। वास की रिहाइश का भी खूह से बाहर थी। ये वैसे ही घर था जैसे घर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के दई इलाकों में नजर आते हैं। घर अंदर से गर्म और आरामदेह था। उसकी छत नीची थी और घर के वस में एक अंगीठी के अंदर आग भी मौजूद थी। वास की बीवी भी वासी की तरह दुबली पतली और दरमियाने कद की थी। वो शक्ल ही से एक मेहरबान खातून नजर आती थी। वो कभी बहुत खुश शक्ल रही होगी, लेकिन अब चेहरे पर उम्र के आसरात थे और वो बेसाखी के सहारे चलती थी। ये जोड़ा बेऔलाद था। वास के जरिए उसकी बीवी को रुस्तम और नासिर वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो चुका था। वो रुस्तम के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई। उसे अच्छा खाना और अच्छा बिस्तर फराहम किया गया। वास ने रुस्तम के कंधे की मरहम पट्टी कराई। रुस्तम को यहाँ वाकई ही बेहद आराम महसूस हुआ। दूसरे रोज जब सुबह सवेरे सब सो रहे थे और रुस्तम भी अपने बिस्तर पर था, किसी ने जोर से इसका कान खींचा। वो उठ बैठा। जरी इसके बिस्तर पर चढ़ी बैठी थी। वो सेहतमंद और होश रुबा जिस्म की मालिक थी। खुले होने लिबास में उसकी नुस्वानियत मचलती थी। वो किसी जंगली फूल ही की तरह अपनी दिलकशी और रोनाई से बेखबर थी, और वही बेखबर ना थी। बस्ती के लोग भी बेखबर थे, या शायद वो बेखबर नहीं थे, सिर्फ बेखबर बने रहते थे। वो पाक लड़की थी। वो गारनी थी और वो गारनी की तरफ बेबाक नजरों से देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो टूटी फूटी उर्दू में बोली, मैं भागता हुआ आया, अपना हाथ यहाँ रखो। रखो। उसने बेतकल्फी से रुस्तम का हाथ पकड़कर अपने दक तक करते सीने पर रख लिया। रुस्तम ने हाथ खींच लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमका कान खींचने। वो खिलखिलाई रुस्तम पर लद सी गई। वो अपने सरापा की तबाहकारी से यकसर बेखबर थी। उसकी आवारा बाल रुस्तम के चेहरे पर बिखर रहे थे। रुस्तम नीम दराज था। अब उठकर बैठ गया। देखो मैं तुम के लिए क्या लाया, जरी ने कहा, और एक रुमाल नुमा कपड़े में लिपटी हुई कोई शय रुस्तम की तरफ बढ़ाई। ये स्ट्रॉबेरी की तरह एक मुकामी फल था और बहुत कम नजर आता था। वो पता नहीं कहाँ से ले आई थी, या किसी की छाबड़ी से उठा लाई थी, या कोई भी किसी गारनी को रोकता नहीं था। क्यों लाई हो? तुम मुझको अच्छा लगता, मैं तुमको देखना चाहता। तुम जब रीछ को मारता मुझको बड़ा अच्छा लगता। तुम बड़ा जोर वाला। उसने रुस्तम के बाजू के मसल थपथपाए। ये वही बाजू था जिसका कंधा जख्मी था। रुस्तम तड़प गया। वो एकदम घबरा गई। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, वो पुकार उठी। फिर उसने बेसाख्ता अपने होंठ रुस्तम के कंधे की पट्टी पर रखे और 2-3 बार आहिस्ता से उसे चूमा। उसका अंदाज बचकाना था। इसी दौरान में वास मियां के मलता कमरे में आ गया। या वह यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा। जरी अभी तक रुस्तम का जख्म दुखने पर परेशान थी। उसने मुकामी अंदाज में अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने कानों को लगाया, यानी दायां हाथ बाएं कान को और बायां हाथ दाएं कान को। मुझसे गलती हुआ, मैं तुमसे माफी मांगता, वो आइजी से बोली। कोई बात नहीं, रुस्तम ने उसे तसल्ली दी। मैं साची यानी सच्ची कहता हूं, फिर ऐसा नहीं करूंगा। रुस्तम मुस्कुराया। ठीक है, अब तो तुम्हारा चाचा भी गवाह है। रुस्तम के मुस्कुराने से वो भी खिल गई। रुस्तम को वास ने इशारे से बताया कि ये बहुत मासूम है, इसकी किसी बात का बुरा ना मानना। इसी दौरान में साथ वाले कमरे से वास की बीवी इसे आवाजें देने लगी। वास बाहर चला गया। जरी एक बार फिर रुस्तम के बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई। रुस्तम ने उससे पूछा कि कल शाम जब नेमान ने कुलाड़ी से उस पर हमला करना चाहा था, तो वो अचानक वहां कैसे पहुंच गई? जरी के चेहरे पर शर्म का सुर्ख रंग सा लहरा गया। वो अजीब नजरों से इसकी तरफ देखती रही, फिर एकदम बोली, मैं वहां पहले से था, तुमको देखता, तुम वहां बैठा, अच्छा लगता।
अब बात रुस्तम की समझ में आ रही थी। ये सर फिरी लड़की रुस्तम के पीछे ही वहां आई थी और किसी दरख्त की ओर से इसे देख रही थी। इसी दौरान में उसने देमान को देखा जो कुराड़ी सोंद कर अकब से रुस्तम की तरफ बढ़ रहा था। जरी ने उसका इरादा भांप लिया और भागकर उससे चिमट गई। यह बड़ा ड्रामाई वाकया था। तुम कैसी लड़की हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं बहुत अच्छा हूं, तुम भी बहुत अच्छा। तुम्हारा लंबा बाल भी कितना शनारी। शनारी क्या मतलब? शनारी शनारी मतलब अच्छा। उसने रुस्तम को समझाना चाहा और बेतकल्फी से रुस्तम के बालों में उंगलियां फेरी। इसी दौरान में वास के कदमों की आहट सुनाई दी। रुस्तम ने जरी का हाथ जल्दी से पीछे हटा दिया। वास अंदर आ गया। उसके हाथ में गर्म गर्म कहवे की प्याली थी। वो जरी से मुखातिब होकर बोला, अच्छा अब तुम जाओ, हमें बात करनी है। वो मुतज़ब्ज़ब नजर आई जैसे जाना ना चाह रही हो। वास ने दोबारा कहा तो उसे उठकर जाना पड़ा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद वो फिर से भागी हुई आई और अटक अटक कर बोली, ये तुम के लिए, मैं भूल गया। उसे कपड़े में लिपटे हुए फल रुस्तम के सामने रख दिए और शर्माए हुए अंदाज में बाहर चली गई। वास बड़े गौर से अपनी भतीजी के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। उसके जाने के बाद वो हमेशा से ज्यादा उदास नजर आने लगा। रुस्तम को मुखातिब करके बोला, तुमने जरी के सामने मुझे इसका चाचा कहा, आइंदा नहीं कहना। दरअसल जरी शुरू ही से बहुत मासूम और भोली भाली थी। यहाँ आकर ये 4-5 साल हमसे दूर रही। इस दूरी से ये और भी बदल गई। अब ये गारनी बन गई है और गारनी का कोई रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ आबू की अमानत होती है। जरी भी करीबन भूल ही चुकी है कि वो हमारी भतीजी है। वो हमें चाचा जी कहती है, लेकिन ऐसे ही जैसे और बहुत से लोगों को कहती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ इसका उनस कम से कम हो। इसे बहुत देर जिंदा नहीं रहना है, शायद 1 या 2 साल। आखिरी अल्फाज कहते कहते वास की आवाज भर्रा गई। रुस्तम ने कहा, क्या इसे भी ये सब कुछ मालूम है? वास ने इस बात में सर हिलाया। बचपन ही से गानियों की तरबियत इस अंदाज से की जाती है कि वो ज़हनी तौर पर भेंट चढ़ाए जाने के लिए तैयार रहती हैं। तुम्हें मैंने बूढ़ी औरतों के बारे में बताया था जो मुजारियां कहलाती हैं और औरतों का इलाज मुआवजा करती हैं। ये ज़चगी में भी औरतों की मदद करती हैं। ये मुजारी औरतें बड़े पक्के अकीदे की मालिक होती हैं और इनका फारिग वक्त पूजा पाठ में गुजरता है। यही औरतें गारनी लड़कियों की परवरिश करती हैं। वो शुरू ही से इनके दिमाग में बिठा देती हैं कि आबूक पर कुर्बान होने के बाद वो दूसरी दुनिया में बहुत सी खुशियां पाएंगी और उनकी जिंदगी रश्क के काबिल होगी। वहाँ हर गारनी की शादी कैसे खुश शक्ल नौजवान से होगी जिसके सर पर सूरज की किरणों का ताज होगा और जो एक छोटी सी सल्तनत का राजा होगा। वही ने इतनी खुशियां देगा कि खुशियां बर्फ की तरह पहाड़ों पर बिछाई जाएं तो सारी दुनिया के पहाड़ छुप जाएं। वास का लहजा या संकेत था। क्या जरी भी ऐसा ही सोचती है? रुस्तम ने पूछा। वो शायद कुछ सोचती ही नहीं है। उसका दिमाग एक सादा तख्ती की तरह हो गया है। बूढ़ी मुजारियों की खारी हिदायत पर एक छोटी बच्ची की तरह अमल करती है। उसका काम इसके सिवा और कुछ नहीं कि दूसरी गारनियों की तरह सारा दिन गली कोचों में चौकड़ियां भरे और रात को इबादत गाह में जाकर मुजारियों के साथ सो जाए। रुस्तम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वास, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इस प्यारी सी मासूम भतीजी की जान बच जाए, ये यहाँ से निकल सके, इसकी वाकई शादी हो, बच्चे हों, या अपनी जिंदगी जी सके? क्यों नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लहजे में थकन और शिकस्त थी। तुम दिल से चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तुम कैदी नहीं हो, यहाँ के आज़ाद बाशिंदे हो। तुम कोशिश करो तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह खुल सकती है, कहीं ना कहीं रास्ता मिल सकता है। वो क्या कहते हैं, ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। वास ने दीवार से टेक लगाकर गहरी नजरों से रुस्तम को देखा। कमरे में दाखिल होने वाली सुबह की रोशनी रुस्तम के दाएं रुखसार को रोशनी कर रही थी। बर्फदार पर नमूदार होने वाले सूरज की सुनहरी किरणें इसके लंबे बालों और छोटी छोटी नर्म दाढ़ी में सरसरा रही थी। आंखों में एक नामालूम सी लपक थी। वास ने कहा, तुम्हारी बातों में हौसला है और उम्मीद है। ऐसी बातें मैंने यहाँ पहले किसी की जबान से नहीं सुनी। मुझे लगता है। वो कहते कहते खामोश हो गया। क्या लगता है? रुस्तम ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बहुत प्यारा इस बर्फ के पार मौजूद है। उसकी कशिश तुम्हें हर वक्त बेचैन रखती है, अपनी तरफ खींचती है। शायद ये कशिश तुम्हें किसी वक्त यहाँ से निकाल ही ले जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 साल बाद, या फिर 5-10 साल बाद। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। रुस्तम ने अपने सीने पर हाथ फेरा। तुमने अभी तक अपने मादी के बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही नासिर और शरीफ ने बताया है। वास ने गिला किया। इससे तुम्हें या मुझे कोई फायदा नहीं होगा वास। क्यों ना हम वो बातें करें जिनसे हम दोनों को कुछ फायदा हो। मसलन ये कि यहाँ से निकलने का क्या हीला हो सकता है। हमारी पहली 2 कोशिशों में क्या खामी थी जिसकी वजह से हम नाकाम हुए। आइंदा क्या तरीकाकार होना चाहिए। आखिर तुम्हें यहाँ रहते हुए एक अरसा गुजर गया है वास।
तुम यहाँ के अंदरूनी मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर तुम कोशिश करो तो मुझे यकीन है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि तुम्हें और जरी को भी निकाल सकते हैं। नहीं भाई, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। वास ने बेकरारी से नफी में सर हिलाया। मैं अपने और अपनी बीवी के लिए अब किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता, ना ही मैं तुम्हें इस तरह का मशवरा दूंगा। तीसरी बार शूतम खान तुम्हें माफ नहीं करेगा। शूतम खुदा नहीं है वास, और ना ये जगह काला पानी है। मैं समझता हूं कि तुम शूतम खान से ज्यादा समझदार और बातदबीर शख्स हो। तुम्हारे पास इल्म की रोशनी है। इन लोगों के पास बस अंधे अकीदे हैं और वहम की पूजा पाठ है। रुस्तम देर तक वास से महवे गुफ्तगू रहा। उसने वास की हर बात का जवाब दलील से दिया। रुस्तम को अंदाजा हो रहा था कि वास भी दिल से यह बात मानता है। अगर एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाए तो इस इलाके से निकलना नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात, रुस्तम ने यह महसूस की कि वो जरी को इसके दर्दनाक अंजाम से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि जरी नो उम्री की मौत से बचे और आज़ाद दुनिया में सांस ले। शाम को जरी फिर आ गई। वो इसके पास आलती पालती मार कर बैठ गई और अपने मखसूस अंदाज में बातें करती रही। रुस्तम की जरा सी शाह पाकर वो इसके बिस्तर में घुस आई। उसने बड़ी सादगी से ऐलान किया, मैं आज तुम्हारे पास सोऊंगा। उसकी चाची ने उसे डांटा कि लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। चाची ने उसे रुस्तम के बिस्तर से निकलने का हुक्म दिया। उसकी आंखों में एकदम आंसू चमक गए। रुस्तम ने उसे पिचकारा, चलो चलो बैठी रहो। उसके आंसू मुस्कुराने लगे। वो जितनी जल्दी गमगीन होती थी उतनी जल्दी खुश भी हो जाती थी। उसे रीछ की लड़ाई बहुत अच्छी लगती थी। वो रुस्तम से रीछ की लड़ाई के बारे में बातें करने लगी और पूछने लगी कि वो इतने जोर वाले जानवर को किस तरह पिछाड़ देता है। रुस्तम ने उसे मुनासिब जवाब दिए। फिर उसकी ज़हनी रो दूसरी तरफ चली गई। वो बच्चे की तरह मचलने लगी कि रुस्तम अपनी सदरी जैकेट हटाकर उसे अपना जिस्म दिखाए। चाची दूसरे कमरे में थी। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। रुस्तम ने उसे टोका। नहीं, ये अच्छा बात है। ये औरतों के लिए अच्छा बात नहीं, तुम के लिए अच्छा बात। वो उसे गुदगुदाने लगी और सदरी हटाने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर वही हुआ जो सुबह हुआ था। रुस्तम के कंधे का जख्म दुख गया। रुस्तम के तासरात देखकर वो घबरा गई। सुबह की तरह उसने बेसाख्ता 2-3 बार रुस्तम का कंधा चूमा और अपने हाथों को क्रॉस करके कानों को लगाया। मैं माफी मांगता, मैं गलती करता, फिर माफी मांगता, फिर गलती करता। रुस्तम ने कराते उसकी नकल उतारी। इतने में वास तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसे देखती जरी गुलहरी की तरह फुदक कर बाहर निकल गई। वास के चेहरे पर हिजानी तासरात थे। वो बोला, औरत वाकई फसाद की जड़ होती है। किसी ने सोचा भी ना था कि यहाँ पाउंदा बस्ती में कभी ऐसा होगा। क्या हुआ? रुस्तम ने पूछा। आज फिर अरफा खान और सामी खान की इमायतियों में कुल्हाड़ी चली है। एक बंदा जान से गया है, एक का बाजू कट गया है। वो सख्त जख्मी है। वास अंगीठी के करीब बैठकर रुस्तम को उस वाक़े की तफसील बताने लगा। उसने कहा, कुछ लोगों को शक है कि शामी खान पर आने वाली आफत की असल वजह अरफा खानी है। अरफा खानी ने खुफिया जगह पर लेडी डॉक्टर का खोज लगाया और बाद में उसे जान की अमान देकर और सामी के खिलाफ पट्टी पढ़ाकर शूतम खान के पास भेजा। रुस्तम खामोशी से वास की बातें सुनता रहा। आखिर में रुस्तम ने पुरसोच अंदाज में कहा, वास मुझे बताओ, क्या इस सूरत हाल में हमारे लिए बेहतरी का कोई पहलू निकल सकता है? वास ने चौंकी हुई निगाहों से रुस्तम को देखा और फिर सर झुकाकर खामोशी से कुछ सोचने लगा। रुस्तम बड़े सब्र से इंतजार करता रहा। अंगीठी में जलती हुई आग खुशनुमा मालूम होती थी। बाहर बर्फानी हवा चल रही थी। साथ वाले कमरे में वास की बीवी बैसाखी के सारे ठक ठक करती चल रही थी और मुकामी लोगों की मरगूब गज़ा गोश्त पुलाव पका रही थी। इस मज़ेदार पुलाव में उमूमन आईबैक्स यानी बर्फानी बकरे या स्नोकॉक यानी बर्फानी मुर्ग का गोश्त इस्तेमाल होता था। काफ़ी देर बाद डेढ़ उम्र वास ने सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। वो खोई खोई सी आवाज़ में बोला, यहाँ पाउंदों में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नया और अनदेखा है। यहाँ के लोगों की असल ताकत ही इनका बाहिमी इत्तफाक है, जो अरफा और सामी की लड़ाई के बाद टूटता फूटता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इसी इत्तफाक की बजाय गठजोड़ कहना चाहिए, क्योंकि ये बुरे लोगों का एका है और गलत कामों के लिए है। वहां से इस बात में सारी लाया और गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, यहाँ के लोग शूतम खानदान के अफराद को बहुत पारसा और नेकोकार समझते रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में थोड़े बहुत शकूक व शुबात भी मौजूद थे। अब सामी खान और अरफा की वजह से ये शकूक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेरे ख्याल में ये शूतम खान के लिए बहुत बड़ा दचका है। अगर इस मौके पर बायश पसंदी वाला मामला थोड़ा सा और उछल गया तो शूतम खान के लिए यहाँ के अमन और सुकून को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में अपने दुश्मन को कमज़ोर करना हर लड़ने वाले का हक होता है। वहाँ से एक बार फिर इस बात में सर हिलाया और रुस्तम की बात की गहराई में झांकता रहा।
कुछ देर बाद उसने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, जो बात मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं ये तुम्हें अजीब लगेगी। शायद तुम समझो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं या मुबालगे से काम दे रहा हूं, लेकिन यह 100% हकीकत है। हाँ, तुम इसे हैरान करने वाली हकीकत कह सकते हो। रुस्तम सवालिया नजरों से वास का चेहरा देखता रहा। आग की रोशनी वास की पेशानी पर मुनक्स हो रही थी और उसके नीम सफेद बालों का रंग तब्दील कर रही थी। उसकी पारसाई और नेकोकारी पर किसी को शुबा नहीं। वास ने कहना शुरू किया, शूतम की बीवी उस वक्त मरी थी जब शूतम की उम्र सिर्फ 30-35 साल थी। लोग जानते हैं कि उसके बाद ये औरत शूतम की जिंदगी से निकल गई है। वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और ना किसी तरह की दिलचस्पी जाहिर करता है। लेकिन क्या? रुस्तम ने पूछा। शूतम के अंदर औरत के लिए जितनी तड़प है वो बहुत कम लोगों में होगी। कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे बताऊं कि आदम का ये 60 साला बेटा हव्वा की बेटी के लिए कितना तरसता है। रुस्तम गैर यकीनी नजरों से वास की तरफ देख रहा था। वास खिड़की से झांकने लगा। दूर मशरकी टीलों के अकब से पूरी रात का चांद आहिस्ता आहिस्ता किसी सुनहरी गुब्बारे की तरह फजा में बुलंद हो रहा था। वास ने कहा, शूतम खान के बारे में जितना मैं जानता हूं शायद कोई और ना जानता हो, और जो बात मैं तुम्हें अब बताने लगा हूं वो तुम्हें और भी अजीब लगेगी। वास ने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, शूतम खान तकरीबन हर महीने चंद दिनों के लिए खास किस्म की कैफियत का शिकार हो जाता है। ये बड़ी ही जानी हालत होती है। उन दिनों में शूतम खान खुद को आम लोगों से बिल्कुल अलग कर लेता है। उन दिनों में वो औरत से मिलना तो कुजा उसको देखने या उसकी आवाज़ सुनने से भी परहेज करता है। वो औरत के मामले में पत्थर है, लेकिन मैं जानता हूं उन दिनों में वो एक शीशा होता है जो जवान औरत के सांसों की ठोकर से भी टूट सकता है। वास ने एक बार फिर खिड़की से बाहर चमकते चांद की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल में शूतम खान की खास कैफियत के वो खास दिन शुरू होने वाले हैं। वास का लहजा मानी खेज था। शूतम की खास कैफियत वाली बात रुस्तम की समझ में पूरी तरह तो नहीं आई, लेकिन वह कुछ न कुछ समझ गया। मुतरज्जम वास ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, कभी कभार नागा भी हो जाता होगा, लेकिन आम तौर पर महीने में कम अज कम एक बार ऐसा जरूर होता है। आमतौर पर जब चांद जोबन पर आने के बाद घटना शुरू होता है तो शूतम के अंदर ये तब्दीली बतदरीज पैदा हो जाती है। फिर एक दरवाजे के अंदर ही वो 4-5 दिन के लिए गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? रुस्तम ने पूछा। अगियारे में। मुकामी जबान में अगियारा चिल्ला काटने की जगह को कहते हैं। शूतम खान के घर के पिछवाड़े तुमने सफ़ेद पत्थरों की वो 4 दीवारी देखी होगी, जिसके अंदर पत्थर की दीवारों में 2 बड़े बड़े चौंपड़े हैं। यहाँ बूक का एक पुराना दरख्त भी है। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। यही अगियारा है, वास ने कहा। इस 4 दीवारी का दरवाज़ा भी बहुत पुराना है। यहाँ के लोगों का अकीदा है कि यह दरवाज़ा 3000 साल पहले आबूक की लकड़ी से बना है। जिन दिनों शूतम खान अगियारे तक महदूद रहता है, यह दरवाज़ा भी अंदर से बंद रहता है। कोई अगियारे में आ जा नहीं सकता। शूतम को खाना वगैरह कैसे पहुँचता है? खाने की चीज़ें 4 दीवारी के अंदर ही मौजूद होती हैं। वैसे भी उन दिनों शूतम खान बहुत हल्का फुल्का खाना खाता है। आमतौर पर यह खुश्क राशनी होता है, मसलन भुने हुए चावल, मकई या सत्तू वगैरह। वाकई ये हैरान कुन सी बात है। क्या शूतम खानदान के किसी और फर्द के साथ ये मसला है? वास ने नफी में सर हिलाया। कम अज कम मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा नहीं है। शूतम खानदान के अक्सर मर्द बड़े परहेजगार और कनात पसंद समझे जाते हैं, और शूतम की इस मसले के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ चंद करीबी लोग ही जानते हैं। यह मसला एक बीमारी की तरह पिछले 15-20 सालों से शूतम खान के साथ मौजूद है। जब 4-5 दिन के बाद शूतम अपनी पनाहगाह से बाहर आता है तो उसके क्या तौर एतवार होते हैं? वो बिल्कुल आम लोगों की तरह होता है, बेहद पुरसुकून, बहुत गहरा और स्टील की तरह सख्त। स्टील की तरह सख्त क्या मतलब? रुस्तम ने पूछा। तुमने देखा ही है कि वो अपने बनाए हुए कानून कायदों का कितना पाबंद है, और अपने कबीले की पुरानी रिवायतों के मुताबिक जो लकीरें उसने खींची हुई हैं उनमें से 1 इंच आगे जाने का मतलब भी अपनी मौत को दावत देना है। तुमने देखा उसने अपने सगे बेटे को भी नहीं बख्शा। उसका बाजू काट कर जिस्म से अलहदा कर दिया, और ऐसा करने के सिवा उसके पास कोई रास्ता ही ना था। वो इससे पहले ऐसे जुर्म पर, बल्कि इससे भी हल्के जुर्म पर कई लोगों के बाजू काट चुका है। अभी पिछले साल इन्हीं दिनों में 18-19 साल के एक लड़के ने अपनी जान हारी है। वो शूतम घराने की एक लड़की से प्यार करने लगा था। 9 उम्री का प्यार था और मुंह जोर था। लड़के का बाप बस्ती का खाता पीता शख्स था। उसके पास बकरियों के 3 बड़े रेवड़ थे और बहुत सी कीमती खालें। उसने लड़के की दीवानगी देखी तो समझ गया कि इसकी जान चली जाएगी। उसने लड़के को पहले तो 2 माह तक एक कमरे में बंद रखा,
फिर मुकामी रिवाज के मुताबिक उसकी शादी एक पुख्ता उम्र की औरत से कर दी। लड़के की बदकिस्मती कि अपनी शादी की रात वो अपनी बीवी के पास जाने की बजाय उस लड़की के पास जा पहुंचा। रखवाली के कुत्तों ने उसे बम्बोड़ दिया और वह जख्मी हालत में पकड़ा गया। मुकामी दस्तूर के मुताबिक उसकी सजा मौत थी। लड़के के बाप ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह बच्चे की जान बच जाए। उसने अपने सारे बाल मवेशी हरजाने के तौर पर देने की पेशकश भी कर दी, लेकिन शूतम खान का फैसला अटल रहा। कुल्हाड़े से लड़के की गर्दन उड़ा दी गई और वो लड़की उस वाक़े के बाद सिर्फ 8-10 दिन ही जिंदा रह सकी। जिस दिन लड़के की मौत के लिए उसके घर में तीसरी इबादत हो रही थी, लड़की ने कांच की बहुत सी चूड़ियां पीस कर निगल ली और वो भी बर्फ के नीचे चली गई। रुस्तम ने एक गहरी सांस ली। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये जुल्म दूसरों पर तो है ही, अपने आप पर भी है। जब बंदा कुदरत के कानून तोड़कर अपने कानून बनाता है तो फिर यही कुछ होता है। बड़ी उम्र की दुल्हनों से शादी करने का रिवाज इस कबीले में बहुत पुराना है। असल में ये पाबंदी सिर्फ सरदार खानदान के लिए होती है, लेकिन सरदार खानदान की देखा देखी कई दूसरे लोग भी जो ज्यादा परहेजगार बनना चाहते हैं ये रस्म अपना लेते हैं। ऐसी शादियों का अंजाम अमूमन ये होता है कि मर्द जवान साली ही में रंडवा हो जाता है, या जो लोग ज्यादा मजहबी बनते हैं वो दूसरी शादी को भी अयाशी कर डालते हैं, खास तौर से उस सूरत में कि मर्द की नरीना औलाद मौजूद हो। ये सब कुछ फितरत के खिलाफ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। अब सरदार शूतम खान को ही देखा जाए, वो 60 साल की उम्र में भी अच्छा खासा सेहतमंद है, खूब डट कर खाता पीता भी है, आराम चैन की जिंदगी गुजारता है। फिर सारा नफा और दरवेशी सिर्फ औरत के सिलसिले ही में रह गई है। बस जो रस्म और रिवाज सदियों पुराने होते हैं उन्हें कोई ख़त्म करना नहीं चाहता, और अगर चाहे भी तो उसके लिए सदियां दरकार होती हैं। क्या शूतम जैसे लोगों का भरमचार तोड़ने की कोशिश भी यहाँ की जाती है? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। जहाँ रहन सहन होगा वहाँ इस तरह की कोशिशें तो होती हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने इरादों में बड़े कट्टर होते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कट्टर ये शूतम खान खुद ही है। आज से 10-20 साल पहले जब शूतम खान ज्यादा सेहतमंद और होबरू था, इस पर कई जनाना हमले हुए थे। शूतम घराने ही की एक जवान साल औरत दिलो जान से शूतम पर फिदा हुई थी और उसने नीला तोता खाकर अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी, मगर ये पत्थर टस से बस ना हुआ। फिर शूतम खान की अनजहानी बीवी की छोटी बहन जो काफी खूबसूरत भी थी, 2-3 बरस इस चक्कर में रही कि शूतम खान से शादी करके सरदारनी बन जाए। सुना है कि शूतम खान भी थोड़ा बहुत उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, लेकिन शूतम के कट्टरपन की वजह से ये भी आगे ना बढ़ सकी। उसके बाद वक्तन फवक्तन कई औरतें उस कले पर कमंद फेंकती रहीं, लेकिन कामयाबी कोई नहीं हुई। और अब कुछ बरसों से शूतम इस मामले में बेहद सख्त हो चुका है। कोई औरत इसकी तरफ माहिर होने का सोच भी नहीं सकती। इस लिहाज से तो तुम्हारी ये खास कैफियत वाली मालूमात बड़ी फायदेमंद हो सकती हैं। क्या तुम वाकई यकीन से कह सकते हो कि उन खास दिनों में औरत शूतम खान को जेर कर सकती है? उतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि तुम मेरे सामने बैठे हो और इस संगीठी में जलती हुई आग गर्म है। वास ने अफगानी कहवे की चुस्की लेते हुए कहा। पिछले 2-3 साल से मैं शूतम को बहुत करीब से जानने लगा हूँ। वो अंदर से बहुत गहरा और बेहद मजबूत शख्स है, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूत से मजबूत गिरा के अंदर भी कोई एक बल ऐसा होता है जो खुल जाए तो सारी गिरा कमजोर होकर खुल जाती है। शूतम की नहायत मजबूत और सख्त गिरा का कमजोर बल वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर कोई किसी तरह वो बल खोल दे तो शूतम के लिए खुद को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुस्तम ने गहरी नजरों से वास का जायजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिन दिनों शूतम ने खुद को दूसरों से अलहदा करके अग्यारे की 4 दीवारी तक महदूद कर रखा हो, उस तक कोई औरत पहुंचा दी जाए? और ये काम आसान नहीं। वास ने खाली खाली नजरों से लालटेन को घूरा। क्या कहना चाहते हो चाचा? सबसे पहले तो उस जवान साल खुश शक्ल औरत का मिलना जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो। फिर एक अहम सवाल ये है कि उस औरत को 4 दीवारी के अंदर कैसे पहुंचाया जाए? रुस्तम ने कहवा पीते हुए खिड़की से बाहर बर्फानी हवा के बहाव पर एक निगाह डालकर कहा, फर्ज करो वास हम ये दोनों काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या ये जरूरी है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है? मेरा मतलब है कि शूतम खान सचमुच अपना भरमचार तोड़कर उस औरत की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो फिर उसका नतीजा वही निकलेगा जो हमारे दिमागों में आ रहा है। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि अगर ये सारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो इस बात का 5% इम्कान भी नहीं है कि शूतम खान का सारा दिफा दरम बरम ना हो और वो अपने भरमचार पर कायम रह सके। जहां तक इसी आगे के मामले का सवाल है तो मेरे ख्याल में तुम भी सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा सकते हो। कबीले के लोग शूतम खानदान के अफराद को अपने दिलो दिमाग में बहुत ऊंचा रुतबा देते हैं। रुतबे की साफ शफाफ शीशे में एक तरेड़ तो
साहबजादा सामी खान की हरकत की वजह से पड़ गया। अगर दूसरी थ्रेड खुद शूतम खान की वजह से पड़ गई तो बहुत कुछ चिकना चूर हो जाएगा। सामी खान अब किस साल में है? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। वो बंदी खाने में है, उसे अब तवील सजा काटना पड़ेगी। मुझे पता इस सजा में एक दिन की रियायत भी नहीं होगी, पूरे 4 साल उसे ताले के पीछे रहना होगा। उसका जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं, रोजाना मरहम पट्टी हो रही है। सामी खान जैसे शख्स का फिसलना आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर दबी हुई मुंह जोर ख्वाहिशों ने उसे फिसला दिया। डॉक्टर मालिना किस साल में है? सरदारजादे ने उससे ताल्लुक कायम कर लिया था, इसलिए अब उसे कत्ल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई सजा दी जा सकती है। वो सरदार खानदान के एक फर्द की तरह अलहदा घर में रह रही है। उसे हर तरह का आराम मयसर है। अगर उसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिंदगी या मौत का फैसला भी आबूक देवता की मंशा से होगा। कदीम रिवायत के मुताबिक नौमौलूद बच्चे को गोल पत्थर पर लिटा दिया जाता है। उस बच्चे को गर्म कपड़ों में लपेट कर पत्थर समेत वीराने में फेंक दिया जाता है। अगर बच्चा रात भर सर्दी और जंगली जानवरों से महफूज हो जाए तो समझा जाता है कि आबूक ने उसे वापस लौटा दिया है। दूसरी सूरत में जाना जाता है कि आबूक ने अपने पास रख लिया है। सुबह बच्चे की माँ जाती है और खुश्क आबूक के तने के पास से बच्चे को जिंदा या मुर्दा हालत में उठा लाती है। बड़ा बेरहम तरीका है, रुस्तम ने तासुफ जाहिर किया। लेकिन ये तो तब होगा जब डॉक्टर उम्मीद से होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर होता तो मुजारियां उसे आज़ादी से घूमने फिरने ना देती। क्या वो आज़ादी से घूम फिर सकती है? मुकम्मल आज़ादी तो उसे नहीं है, लेकिन बस्ती के अंदर दिन के वक्त वो चल फिर लेती है। 2-3 दफ़ा तो वो यहाँ मेरे घर तक भी आ चुकी है। वो जिस जगह रह रही है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता है, बल्कि उससे भी कम। और शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, 5-6 दिन पहले तो उसने हादी कर दी थी। शाम के बाद छोटी झील की तरफ चली गई। तुम्हें पता ही है इस जगह बस्ती के बिल्कुल जुनूबी किनारे पर है। वो अपने घर से करीबन आध किलोमीटर आगे निकल आई थी। मुआवजों ने उसे पकड़ लिया और वापस कर ले आए। उसने कहा था कि उसे कुछ पता नहीं वो कैसे झील तक पहुंच गया। उसने बताया कि उसे नींद में चलने की आदत है। अब मालूम नहीं उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए बहाना बनाया या उसे वाकई नींद में चलने की बीमारी है। वास ने सवालिया नजरों से रुस्तम की तरफ देखा, जैसे उससे तस्दीक चाह रहा हो। रुस्तम ने कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हें पता ही है कि यूरोपियन लोग शराब वगैरह पीते हैं और नशे में धुत होकर सोते हैं। नींद में भी हाथ पांव चलाते रहते हैं। वास ने पुरसोच अंदाज में कहा, 2 ही सूरतें हो सकती हैं। डॉक्टर मालिना वाकई नींद में चलती है या फिर उसने अपने किसी प्रोग्राम को छुपाने के लिए बहाना बनाया है। हो सकता है कि वो दूसरे नासमझ कैदियों की तरह इस बर्फीले टापू से निकलने के लिए किसी रास्ते का जायजा ले रही हो। वैसे ये बात मानना पड़ेगी कि वो एक होशियार लड़की है। अगर होशियार ना होती तो शायद अब तक जिंदा ना होती। खाना तैयार हो चुका था। 4 दीवारी में पुलाव, अखरोट के हलवे की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। वास की बीवी ने कई दफा पुकार चुकी थी। आखिरी ने दूसरे कमरे में जाकर खाना खाने के लिए उठना पड़ गया। अगले रोज सुबह सवेरे ही से जरी ने वास के घर के गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया था। वास मुसलसल घर में था, इसलिए जरी रुस्तम के करीब ना आ सकी। बस्ती में बदसूर तनाव की कैफियत थी। कल होने वाले हंगामे के बाद पुरंदेश खामोशी ने बस्ती के गली कोचों और को के तूलो अर्ज में पड़ाव कर रखा था। वैसे भी सर्दी मामूल से ज्यादा थी। बर्फदार में बर्फानी हवाएं सनसनाती थी और दूर कहीं से गाय बगाए एक पुरखोल आवाज सुनाई देती थी। वास ने बताया कि ये बर्फानी तोते हैं जो एक ढलवान से फिसल फिसल कर एक आबी गुजरगाह में गिरते हैं और आवाज पैदा करते हैं। नाश्ते के बाद वास और रुस्तम एक बार फिर गौर व फिक्र में मसरूफ हो गए। वास ने गुड़गुड़ी का कुछ लेते हुए कहा, क्या ख्याल है रुस्तम, क्या हम इस मामले में मालिना को इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है कि अग्यारे में शूतम की आजमाइश के लिए मालिना को भेजा जाए? मैं सिर्फ मशवरे के तौर पर यह बात कह रहा हूं, वास जल्दी से बोला।